क्लास 9th हमने चैप्टर नंबर 2 अर्थशास्त्र का शुरू किया हुआ है। मानव संसाधन के रूप में लोग। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता मुख्य रूप से साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों का स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है भी, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से हमारा अभिप्राय है मनुष्य कितने साल अपने ज़िंदगी के जीता है, यानी मनुष्य की वास्तविक ज़िंदगी क्या है, कितने साल जीता है वो, ये है जीवन प्रत्याशा। और भारत में लगभग ये 60 से 65 के बीच में है अब वर्तमान में। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की संवर्धी दर निर्धारित करती है। जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है उसी पे हमारी देश की संवर्धी दर, विकास दर, ग्रोथ रेट डिपेंड करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान देते हैं किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, और निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, ये आप पहले समझ चुके हैं। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या हमारे देश के लिए एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं। जैसे हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति होती है, हम किसान है, कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो उसके लिए जीवन भर काम आएगा, कम से कम 20 से 30 साल तो होगा ही। तो इसी में पहला टॉपिक है शिक्षा। तो जैसे आपने पहले कहानी पढ़ी थी शकल की, शकल ने शुरुआत ज़िंदगी के शुरू के कई सालों में अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और बाद में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे उसका रिजल्ट मिला। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट था और उसने उसके लिए विकास के नए क्षितिज खोले, नए रास्ते खोले, नई उसके अंदर उमंग प्रदान कर दी, जीवन के मूल्य विकसित कर दिए। इससे न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह यानी शिक्षा जो है राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, भाषा और धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो 5वीं तक की शिक्षा है, उसमें सभी बच्चे तक वो शिक्षा पहुँचे, उसको धारण करे और गुणवत्ता प्रदान करने का निश्चय किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक ज़िले में हमारी सरकार ने नवोदय विद्यालय खोले हैं। जैसे हमारा भिवानी के अंदर है देवराना नवोदय विद्यालय, यहाँ पर A1 क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। तो इसी तरह से बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना हर साल परिव्यय पहली पंचवर्ष योजना में कितना था, 151 करोड़ रुपए था, और अब 11वीं योजना पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। और सकल घरेलू जो उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग शिक्षा पर 1951-52 में 0.64% खर्च किया गया था और 2013-14 में ये 3.3% बजट के अनुमान का खर्च किया गया था। यानी 1951-52 में 0.64 जो बजट था हमारा, उसका इतना परसेंट खर्च किया गया था, और 13-14 में बजट का 3.3% निवेश किया गया था। किस पर? शिक्षा पर। ठीक है। और साक्षरता दर 1951 में कितनी थी भी हमारी? 18%, और 2011 के अनुसार अब 74% हो गई है। 2011 के अनुसार कितनी थी? 74%। साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का बल्कि अधिकार ही नहीं है, बल्कि वह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा बहुत सतत एक अनिवार्य हथियार भी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच में फिर भी हमें जनसंख्या शिक्षा के बारे में बहुत अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। और
2011 में केरल की जो साक्षरता दर थी वो 94% है, बिहार में 62% है और प्राथमिक स्कूल प्रणाली के लगभग 5 लाख से भी अधिक शिक्षा गांव में फैली हुई है। यानी प्राथमिक स्कूल प्रणाली कितने स्कूल हैं? 5 लाख है। और दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को, यानी सरकार ने तो विस्तार कर दिया है, लेकिन शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है ये? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सबको प्राथमिक शिक्षा मिल जाए। राज्य, स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। यानी किस किस के साथ मिलकर ये लक्ष्य पूरा करना है? राज्य, स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन यानी इनरोलमेंट एडमिशन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर शुरू किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दोपहर का भोजन की व्यवस्था की है। इस नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष तक की आयु के नामांकन में 15% की वृद्धि हुई है 2011-12 तक और 21% 12वीं योजना तक करने का लक्ष्य किया गया है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत का जाल बिछाने पर केंद्रित है। यह योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों की संख्या में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2011-12 और 12-13 के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती के लिए नीचे टेबल दे रखी है अभी। इसमें तुम्हें 1950-51 का डाटा याद रखना है, 1990-91 का रखना है और फिर लास्ट का जो है वो याद रखना है। तो यहाँ तक है अभी। इसके बाद हमने यहाँ तक कल पढ़ा था और इसके बाद जो है स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम इसको बाकी को देखेंगे आगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।